आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 का एसएसटी का सब्जेक्ट अध्याय 1। जैसा यहाँ हम देखते हैं, इतिहास में हम जानते हैं कि क्या, कब, कहाँ और कैसे पहला चैप्टर है। यहाँ एक लड़की है रशीदा। यह इसके बारे में है कि रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। इसमें था 100 साल पहले। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो आज बहुत सारा साधन है, जैसे हम जानते हैं कि कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम वीडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से भी बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हैं? ठीक है, तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत मतलब इतिहास। तो इतिहास के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी शिकारियों, आखेटक मतलब शिकारी होता है, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ संख्या 2 में देखिए, नर्मदा नदी का पता लगाइए। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, मतलब शिकार करते थे और उसके मांस और चमड़े का इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से लोग जीवन व्यतीत करते थे। अब हम देखते हैं कि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने कई जानवरों को भी पालना शुरू किया, जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल। इन्हें अब पालतू बनाने लगे, उन्हें पालने लगे और उन्होंने सोचा कि इसे शिकार करने से अच्छा
इसे पालन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जा सके। ये गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ था। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित था। यहाँ मानचित्र में हम देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्र, गंगा नदी, महानदी, चंबल, यमुना। तो यह सबसे जो विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित था, यही वह जगह था जहाँ चावल उगाया गया था। अब हम गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन मगध यानी अभी वर्तमान में बिहार है, इसके नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्से में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में, कभी साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा देने के लिए और सलाह देते थे। इसके लिए वह एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अर्थात हम कह सकते हैं कि लोग एक जगह से दूसरे जगह जब जाते थे तो सिर्फ व्यापार करने के लिए ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ, व्यापार के साथ साथ स्वतः वहाँ की संस्कृति, वहाँ का वेशभूषा, वहाँ का रहन सहन भी एक जगह से दूसरे जगह चली जाती थी और लोगों में इसका प्रभाव देखने को मिलता था। एक बार फिर मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को भी पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहाँ बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध मिला। और कई सौ वर्षों से
लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश का नाम, हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा? ठीक है, तो हम पहले भी जानते हैं कि भारत के अनेक नाम हैं। जैसे आर्यावर्त भी बोला जाता था, भारतवर्ष, इंडिया आदि कई नामों से जाना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा? तो अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडस, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अर्थात इंडिया जो है वह इंडस से निकला है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत का आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। आप लोग जानते हैं कि वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे पुरानी और सबसे पहले लिखी गई जो वेद है वह है ऋग्वेद। तो कहा है कि यह भारतवर्ष का उल्लेख 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत मतलब इतिहास। इतिहास के बारे में हम कैसे जानें, क्या स्रोत है? तो अतीत की जानकारी को कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। हाथ से लिखी गई थी। अंग्रेजों ने अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू से निकला है, जिसका अर्थ होता है हाथ से, अर्थात हाथ से लिखी गई डॉक्यूमेंट या हाथ से लिखी गई मेन्यू। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले गुड़ नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। इतने वर्षों में इनमें कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। विहार जो शब्द आया है, विहार
इसका अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए जो मंदिर नुमा मकबरा बनाया जाता था उनको विहार कहा जाता था। और आज जहाँ विहार है उस क्षेत्र में विहारों की अधिकता होती थी, इसीलिए उस जगह को विहार कहते कहते भ्रंशित रूप विहार हो गया। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक है, हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्य के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? तो पहली बात तो ये कि इन कठोर जगहों पर शायद इसलिए लिखवाए करते थे क्योंकि वह अधिक समय तक रह सके। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, आदि का प्रयोग करते थे। तो इस वीडियो के इस भाग में हमने ये सीखा। इसका जो अगला भाग होगा हम अगले वीडियो पे वर्णन करेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके।